नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इकोनॉमी दिस वीक प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में हम पिछले एक सप्ताह की सभी महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरों पर आपके साथ विस्तार से बात करते हैं, ताकि इनसे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आपकी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में आए तो उस प्रश्न को आप ठीक कर सके और अपनी परीक्षा को क्वालिफाई करने में सक्षम हो सके। सामान्य तौर से कोशिश ये रहती है कि इकोनॉमी से जुड़ी हुई, अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई विभिन्न अवधारणाओं पर आपकी समझ को मजबूत बनाया जाए, और इसलिए विभिन्न टॉपिक को हम यहाँ पर समझाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इस सप्ताह कौन सी में महत्वपूर्ण खबरें थी जो लगातार चर्चा में रही और जिन्हें समझना आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक खबर थी जो पार्टिसिपेटरी नोट से जुड़ी हुई है। अगर कोई भी विदेशी निवेशक भारत में बिना पंजीकरण के निवेश करना चाहता है, भारत के प्रतिभूति बाजार में यानी सिक्योरिटी मार्केट में निवेश करना चाहता है, तो उसका एक रास्ता बनता है पार्टिसिपेटरी नोट्स के माध्यम से। तो ये रास्ता क्या है, इसका मतलब क्या होता है, सिक्योरिटी मार्केट का क्या मतलब होता है, प्रतिभूति बाजार का क्या मतलब होता है, इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। साथ ही आप जानते हैं कि भारत में पूंजी बाजार को और विशेष तौर से प्रतिभूति बाजार का जो नियामक है, जो रेगुलेटर है, वो सेबी है, यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में सामान्य जानकारी हासिल करना, उसकी संरचना क्या है, उसकी शक्तियां क्या है, किस प्रकार से वो फंक्शन करता है, ये जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और साथ ही सेबी के हाल ही में नए प्रमुख भी बने हैं, जिनका नाम है तुहिन कांता पांडे। तो तुहिन कांता पांडे के कारण सेबी एक बार फिर से चर्चा में है, तो सेबी पर भी विस्तार से बात करेंगे। और फिर बात करेंगे कमोडिटी ट्रेडिंग। कमोडिटी ट्रेडिंग के बारे में, या आप कह सकते हैं वस्तुगत व्यापार के बारे में, आपको विशेष तौर से पता होना चाहिए। इसको विशेष तौर से आप हिंदी में भी कमोडिटी ट्रेडिंग ही कहिए, वही इसके सही उच्चारण को, या आप कह सकते हैं सही अर्थ को अभिव्यक्त भी करता है। तो हम इसको कमोडिटी ट्रेडिंग के नाम से ही संबोधित करेंगे। तो कमोडिटी ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है, इसका नियामक कौन होता है, इस मुद्दे पर भी विस्तार से बात होगी। तो चलिए अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाइए, ताकि सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, इन प्रोग्राम से आप जुड़े, इनका लाभ उठाएं। साथ ही इकोनॉमी दिस वीक के टेलीग्राम चैनल पर, इकोनॉमी दिस वीक दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल भी आपको मिल रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले पार्टिसिपेटरी नोट्स के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि अगर कोई ऐसा विदेशी निवेशक है जो भारतीय प्रतिभूति बाजार में निवेश तो करना चाहता है, लेकिन बिना पंजीकरण के निवेश करना चाहता है, बिना रजिस्ट्रेशन के निवेश करना चाहता है, तो वो किस प्रकार से निवेश करेगा। तो उसका एक तरीका है पार्टिसिपेटरी नोट्स। इसको पीएन नोट्स के नाम से भी आप अखबारों में देखेंगे, पीएन नोट्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो कोई भी विदेशी निवेशक है जो भारतीय प्रतिभूति बाजार का जो मुख्य रेगुलेटर है वो कौन है, सेबी है। तो अगर सेबी में अपना पंजीकरण कराए बिना भारतीय प्रतिभूति बाजार में निवेश कोई भी विदेशी निवेशक करना चाहता है, तो वो किस प्रकार से कर सकता है, वो इस प्रकार से कर सकता है कि कोई भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, कोई भी विदेशी संस्थागत निवेशक है, या कोई भी ऐसा विदेशी बैंक है जो कि पहले से ही पंजीकृत है, पहले से ही उसने अपना पंजीकरण करवाया हुआ है कि वो भारतीय प्रतिभूति बाजार में निवेश कर सकता है। तो ये जो निवेशक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी विदेशी संस्थागत निवेशक या कोई बैंकर जिसका पहले से ही भारतीय बाजार में निवेश करने के लिए सेबी के पास पंजीकरण हुआ है, ये एक नोट जारी कर सकता है जिसको हम पीएन नोट्स के नाम से जानते हैं, यानी पार्टिसिपेटरी नोट्स के नाम से जानते हैं। और ये पार्टिसिपेटरी नोट्स उसको देता है जो भारतीय प्रतिभूति बाजार में निवेश करने का इच्छुक है। तो ये पीएन नोट्स खरीद लेगा कोई भी निवेशक है, और इसको रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल पीएन नोट्स खरीदेगा और इस पीएन नोट्स के माध्यम से भारतीय बाजार में निवेश कर सकता है, और जो भी इसका लाभांश समय के साथ बनेगा वो भी इसको प्रदान कर दिया जाएगा। तो पीएन नोट्स की भी ये ट्रेडिंग कर सकता है। तो इसके माध्यम से ये अपने एक तरह से इन्वेस्ट कर सकता है, एक तरह से निवेश कर सकता है और अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकता है, अपने लाभांश को बढ़ा सकता है। यहां पर विशेष तौर से ध्यान में रखिएगा कि आपको सिक्योरिटीज का भी ठीक से पता होना चाहिए, सिक्योरिटीज मार्केट का भी ठीक तरीके से पता होना चाहिए। अगर हम सिक्योरिटी की बात करते हैं या प्रतिभूति की बात करते हैं, तो प्रतिभूति का मतलब क्या होता है, प्रतिभूति होता क्या है। प्रतिभूति एक फाइनेंशियल एसेट है, एक वित्तीय परिसंपत्ति है। कैसी संपत्ति है, वित्तीय परिसंपत्ति है, एक फाइनेंशियल एसेट है
इस फाइनेंशियल एसेट को आप खरीद सकते हैं, इसको आप बेच भी सकते हैं और इसका आप व्यापार भी कर सकते हैं, इसका आप ट्रेड भी कर सकते हैं। सामान्य तौर से जब हम प्रतिभूति की बात करते हैं तो दो टाइप की प्रतिभूति के बारे में, सिक्योरिटीज के बारे में आपने सुना होगा। एक प्रतिभूति है इक्विटी, इक्विटी सिक्योरिटी, इक्विटी सिक्योरिटी हम इसको कहते हैं, इक्विटी सिक्योरिटी के नाम से इसको संबोधित करते हैं। और दूसरा है डेट सिक्योरिटी, ऋण प्रतिभूति, डेट सिक्योरिटी के नाम से जानते हैं। इक्विटी सिक्योरिटी के माध्यम से आप किसी भी देश के, किसी देश की कंपनी के एक स्टॉक को खरीद सकते हैं, यानी उसमें अपनी हिस्सेदारी को स्थापित कर सकते हैं, स्टॉक के माध्यम से निवेश कर सकते हैं। और मान लिया आप इक्विटी सिक्योरिटी के माध्यम से किसी देश के किसी भी कंपनी को के स्टॉक को खरीद लेते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपने उस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को स्थापित कर दिया है। अब ये कंपनी जैसे जैसे लाभ प्राप्त करती जाएगी तो इस लाभ का एक हिस्सा आपको लाभांश के रूप में, एक डिविडेंड के रूप में लगातार मिलता चला जाएगा। डेट के माध्यम से आप क्या करते हैं कि डेट सिक्योरिटी के माध्यम से आप किसी कंपनी में निवेश कर सकते हैं। मान लिया अगर किसी भी कंपनी को या भारत सरकार को निवेश की आवश्यकता है तो वो आपको क्या कर सकती है, आप उसे एक प्रकार से डेट सिक्योरिटी में निवेश कर सकते हैं, आपको एक प्रपत्र प्राप्त हो जाएगा और इस जो डेट सिक्योरिटी है इस पर आपको एक निश्चित अवधि तक, मान लिया आपने इसमें 50,000 का निवेश कर दिया डेट सिक्योरिटी के अंतर्गत, तो आपको, और इसकी जो मैच्योरिटी अवधि है वो 5 वर्ष की है और इसका जो ब्याज है वो 5% का है। तो 5 वर्ष तक आपको 5% का ब्याज लगातार मिलता रहेगा और 5 वर्ष बाद आपको ये राशि है ये भी प्राप्त हो जाएगी। तो डेट सिक्योरिटी को ज्यादा सिक्योर व्यवस्था माना जाता है निवेश करने की, क्योंकि आपको निश्चित अवधि तक लगातार एक निश्चित राशि ब्याज के रूप में प्राप्त होती रहती है। और जब मैच्योरिटी अवधि आपको प्राप्त हो जाती है तो इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद आपकी जो मूलधन की राशि होती है वो भी आप प्राप्त कर लेते हैं। जबकि इक्विटी सिक्योरिटी के माध्यम से अगर आप निवेश करते हैं, स्टॉक के माध्यम से निवेश करते हैं, तो वो कंपनी कैसा परफॉर्मेंस करती है इसके आधार पर आपका प्रॉफिट डिपेंड हो जाता है। अगर कंपनी घाटे में जाती है तो वहां पर आपका प्रॉफिट जो है वो लगातार लॉस में चला जाता है, जबकि यहां पर ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलती है। तो अगर आप इसकी ट्रेडिंग कर रहे हैं, इससे संबंधित जो बाजार है, इससे संबंधित जो बाजार है यानी इक्विटी सिक्योरिटी और डेट सिक्योरिटी से संबंधित जो बाजार है, उसी बाजार को हम सिक्योरिटी मार्केट के नाम से जानते हैं, यानी प्रतिभूति बाजार के नाम से जानते हैं, प्रतिभूति मार्केट के नाम से जानते हैं। और इसमें भी दो तरह के मार्केट होते हैं सामान्यतः, एक प्राइमरी मार्केट होता है और एक सेकेंडरी मार्केट होता है। प्राइमरी मार्केट में कोई भी कंपनी पहली बार अपना आईपीओ जारी करती है, कोई भी कंपनी अपना एक तरह से पहली बार पैसा जुटाने का प्रयास करती है इक्विटी सिक्योरिटी के माध्यम से, डेट सिक्योरिटी के माध्यम से। और सेकेंडरी मार्केट में आप इस सिक्योरिटी की ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी इक्विटी सिक्योरिटी या डेट सिक्योरिटी का इसका भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये इसलिए ये द्वितीयक बाजार होता है, आईपीओ जारी हो जाता है, कोई खरीद लेता है और फिर उसका सेकेंडरी मार्केट में व्यापार भी वो कर सकता है, उसकी ट्रेडिंग कर सकता है। और इस पूरे मार्केट को रेगुलेट करने का काम कौन करता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एवं नियामक बोर्ड, विनियामक बोर्ड के द्वारा इसका एक प्रकार से पूरा रेगुलेशन किया जाता है, इसका विनियमन किया जाता है। तो आपने पूरी व्यवस्था देख ली। और अगर कोई भी विदेशी निवेशक सेबी के अंतर्गत अपने आप को या किसी भी प्रकार से भारतीय बाजार में अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराए बिना भारतीय बाजार में निवेश करना चाहता है, प्रतिभूति बाजार में निवेश करना चाहता है, तो ऐसे निवेशक जो पहले से ही किसी न किसी प्रकार से भारतीय बाजार में पंजीकृत हैं, सेबी में पंजीकृत है, चाहे वो विदेशी संस्थागत निवेशक हो और चाहे वो बैंक हो, तो उसके माध्यम से जारी किए गए पार्टिसिपेटरी नोट्स के माध्यम से वो विदेशी निवेशक भारतीय बाजार में निवेश भी कर सकता है। और यही व्यवस्था है पार्टिसिपेटरी नोट्स की। यहां पर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड का नाम लगातार आया है, तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड के बारे में विशेष विस्तार से, सेबी के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक विशिष्ट सूचना है, और विशिष्ट सूचना यह है कि इस बार होली के अवसर पर दृष्टि संस्थान आपके लिए एक विशेष उपहार लेकर के आया है। 5 मार्च से 12 मार्च तक हमारे सभी ऑनलाइन कोर्स पर आपको मिलेगा पूरा 60% का डिस्काउंट। और कहां पर मिलेगा, दृष्टि लर्निंग ऐप पर उपलब्ध जो भी हमारे कोर्सेज हैं
उन सभी कोर्सेज पर आपको, सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको 60% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही सभी बुक्स और टेस्ट सीरीज पर आपको 40% की छूट मिलेगी। और कब से कब तक मिलेगी? 5 मार्च से 12 मार्च तक मिलेगी। ये विशिष्ट छूट है, अब तक की दृष्टि संस्थान द्वारा दी गई सबसे भारी छूट है। 60% का डिस्काउंट हमारे सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर जो दृष्टि लर्निंग ऐप पर उपलब्ध है आपको मिलेंगे। आप इस छूट का लाभ जरूर उठाइए और अपनी सफलता की दिशा में अपने कदम को बढ़ा दीजिए। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 8750187501 पर। साथ ही आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक करें और क्लिक करने के माध्यम से भी आप इस पूरी छूट का लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए अब दूसरी खबर पर लौटते हैं और दूसरी खबर हमारी है सेबी के नए प्रमुख से जुड़ी हुई है। और अभी हमने आपको बताया था कि तुहिन कांता पांडे को सेबी का नया प्रमुख बनाया गया है। हमने अभी सिक्योरिटीज मार्केट की भी बात की थी, उसके विनियामक के रूप में भी, उसके रेगुलेटर के काम में भी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया उसका रेगुलेशन करता है, उसका विनियमन विनियमन करता है। तो इसके बारे में, सेबी के बारे में सामान्य जानकारी हासिल कर लेते हैं। सेबी की जो स्थापना है वो एक अधिनियम के माध्यम से हुई थी। उस अधिनियम को हम क्या किस नाम से जानते हैं? भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के तहत इसकी स्थापना हुई थी। और स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। इस प्रकार से ये एक वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय ऐसा निकाय होता है जिसकी स्थापना किसी न किसी प्रकार के अधिनियम के माध्यम से होती है। इस प्रकार से ये एक वैधानिक निकाय है, यानी संविधान से बाहर का निकाय है। संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। एक गैर संवैधानिक निकाय है जिसे संसद द्वारा कानून के माध्यम से स्थापित किया गया है। सेबी का जो मूलभूत कार्य है, अगर इसके मूल कार्य की बात करें तो ये प्रतिभूतियों में यानी सिक्योरिटीज में निवेशकों के हितों की रक्षा करने का प्रयास करता है और प्रतिभूति बाजार को यानी सिक्योरिटीज मार्केट को बढ़ावा देने के साथ साथ उसको विनियमित, उसको रेगुलेट करने का भी काम करता है। सेबी का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? वो मुंबई में है और इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में। इसके बारे में और जानकारी हासिल करें तो सेबी के अस्तित्व में आने से पहले जो मार्केट को या पूंजी बाजार को रेगुलेट करने का काम करता था, उसको विनियमित करने का काम करता था, वो किसके द्वारा किया जाता था? वो एक नियंत्रक नियामक प्राधिकरण के द्वारा किया जाता था, कंट्रोलर और ऑफ कैपिटल इश्यूज के द्वारा किया जाता था। इसे पूंजी मुद्दे नियंत्रण अधिनियम 1947 के तहत अधिकार प्राप्त थे। अप्रैल 1988 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव के तहत सेबी का गठन भारत में पूंजी बाजार के नियामक के रूप में किया गया था। प्रारंभ में सेबी एक गैर वैधानिक निकाय था जिसे किसी भी तरह की वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं थी। सेबी अधिनियम 1992 के माध्यम से यह एक स्वायत्त निकाय बना और इसे वैधानिक शक्तियां प्रदान की गई, स्टैट्यूटरी शक्तियां प्रदान कर दी गई, कानून के माध्यम से शक्तियां प्रदान कर दी गई। सेबी की संरचना के बारे में बात करें तो सेबी बोर्ड में एक अध्यक्ष और कई अन्य पूर्णकालिक के साथ साथ अंशकालिक सदस्य भी होते हैं। समय समय पर तत्कालीन महत्वपूर्ण मुद्दों की जांच हेतु विभिन्न समितियां भी इसके द्वारा नियुक्त की जाती है। इसके अलावा सेबी के निर्णय से असंतुष्ट संस्थाओं के हितों की रक्षा करने के लिए एक प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण यानी सेट, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल का गठन भी किया गया है। यानी ऐसा कोई भी व्यक्ति या ऐसी कोई भी संस्था जो सेबी के निर्णयों से सहमत नहीं है, वो अपील भी कर सकती है। अपील कहां कर सकती है? प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील कर सकती है। और इस न्यायाधिकरण में एक पीठासीन अधिकारी और 2 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। सेबी के पास वही शक्तियां हैं जो एक दीवानी न्यायालय में निहित होती है। यानी जो एक दीवानी न्यायालय के पास शक्तियां होती हैं वही सेबी के भी पास शक्तियां है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति प्रतिभूति अपीली न्यायाधिकरण यानी सेट के निर्णय या आदेश से सहमत नहीं है तो वो सर्वोच्च न्यायालय में भी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकता है। सेबी की शक्तियों और कार्यों के बारे में बात करें तो सेबी एक अर्ध विधायी यानी आप कह सकते हैं क्वोजी लेजिस्लेचर या क्वोजी जुडिशियल अर्ध न्यायिक निकाय है जो विनियमों यानी रेगुलेशंस का मसौदा तैयार कर सकता है, पूछताछ कर सकता है, नियम पारित कर सकता है, जुर्माना भी लगा सकता है। इसीलिए कारण से इसे अर्ध विधायी और अर्ध न्यायिक संगठन कहा गया है या आप कह सकते हैं निकाय कहा गया है, बॉडी कहा गया है। यह 3 श्रेणी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्य करता है। 3 श्रेणी की कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं? जैसे जारीकर्ता की आवश्यकताओं को पूरा करता है, ईश्वर की आवश्यकताओं को पूरा करने का काम करता है, इन्वेस्टर की आवश्यकताओं को पूरा करता है, निवेशक की आवश्यकताओं को पूरा करता है और मध्यवर्ती
यानी बिचौलियों की आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। जारीकर्ताओं को एक बाजार उपलब्ध कराता है जिसमें जारीकर्ता अपना वित्त बढ़ा सकते हैं, अपने फाइनेंस को बढ़ा सकते हैं। निवेशक को किस प्रकार से लाभ पहुंचाता है? सही और सटीक जानकारी प्रदान करके और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करके। इसी प्रकार से बिचौलियों के लिए एक प्रतिस्पर्धी पेशेवर बाजार को सक्षम करके भी ये उनको लाभ पहुंचाने का काम करता है। यहां पर हमने देखा कि सेबी का जो एक काम है वो अपने आप में बहुत विस्तृत प्रकार का काम है और भारत में पूंजी बाजार को विनियमित करने के अंतर्गत अपनी एक विशिष्ट भूमिका का निर्वहन करता है। भारत में जैसे जैसे पूंजी बाजार का जो दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे सेबी का भी महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है और लगातार सेबी किसी न किसी वजह से बाजार को विनियमित करने के अंतर्गत चर्चा में रहता है। अब एक और कॉन्सेप्ट पर ठीक से बात कर लेते हैं, अवधारणा पर बात कर लेते हैं जो कमोडिटी ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ है। सामान्यतः आप कच्चे माल का व्यापार करते हैं। कच्चे माल का व्यापार किस प्रकार से करते हैं? मान लिया तेल है, मान लिया सोना है, अनाज है, इसका व्यापार आप किस प्रकार से करते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको ले जाते हैं और उसका खरीदारी करते हैं, इसको बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं और इसका व्यापार होता है। इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम भौतिक व्यापार, फिजिकल ट्रेडिंग के नाम से जानते हैं। अब मान लिया आपके पास, एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, आपके पास 100 बोरे गेहूं के हैं, 100 बोरे गेहूं के हैं। अब आप मार्केट में गए या आप ये मानिए कि आप सरकारी जो गोदाम है उसके पास गए और आपने यहां पर ये 100 बोरे गेहूं के रखवा दिए और इसके बदले ये आपको एक प्रपत्र देता है, एक प्रपत्र देता है एक, और इस पत्र, जो ये पत्र है, ये प्रमाण है कि ये इसकी जो कीमत है वो 100 बोरे की है। अब अगर आप इस प्रपत्र का मार्केट में व्यापार करें, किसी को ये लगे कि भविष्य में इन 100 बोरे की जो गेहूं की कीमत है ये बहुत विस्तारित हो सकती है। मान लिया अभी इनकी कीमत 1000 रुपए है और भविष्य में इनकी कीमत 2000 रुपए, 2500 रुपए, 3000 रुपए हो सकती है। तो हो सकता है कि इसका व्यापार हो जाए और आप इसे 1500, 1600 या 2000 रुपए में बेच दें। तो आप इसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसी को हम कह देते हैं कमोडिटी ट्रेडिंग और ये किसी भी रूप में हो सकती है। यहां पर आपको एक उदाहरण दिया है। या आप ये भी कर सकते हैं कि भविष्य में आप इसके माध्यम से फिर से आप अपने 100 बोरे खरीदें और इनको मार्केट में ले जाकर के बेच दें और मार्केट में इनकी कीमत आप 2000 या 2500 रुपए प्रदान कर दें। उसके बावजूद भी इतने समय तक आपने इसको यहां पर बनाए रखा, सरकारी गोदाम में बनाए रखा और इसकी सुरक्षा को सुनिश्चित रखा। इसमें इस पत्र की विशेष रूप से भूमिका स्थापित हो गई और इसने इस पूरे व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका स्थापित करी। इस पूरे जो व्यापार है, इस पूरी ट्रेडिंग में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका हुई। इसी को हम कहते हैं कमोडिटी ट्रेडिंग। अब इसको रेगुलेशन की भी बात आती है। भारत में वर्ष 2015 से पहले इस पूरे व्यापार को फॉरवर्ड मार्केट कमीशन के द्वारा रेगुलेट किया जाता था। फॉरवर्ड मार्केट कमीशन आयोग के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता था, लेकिन 2015 के बाद इसका समामेलन किसमें हो गया? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आज की हमारी सभी खबरों में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया लगातार आ जा रहा है। जब इसका मर्जर इसमें हो गया तो भारत में कमोडिटी मार्केट, कमोडिटी ट्रेडिंग को किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, किसके द्वारा विनियमित किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? सेबी के द्वारा ही रेगुलेट किया जाता है और ये व्यापार के अंतर्गत विशिष्ट भूमिका निभाता है क्योंकि इसके माध्यम से भी जो व्यापारी हैं अपने प्रॉफिट को आगे बढ़ा सकते हैं। और जो मान लिया अगर किसी का कोई भी ऐसी चीज है जो एक समय के बाद अगर किसी पर बहुत बड़ा गोदाम नहीं है, किसी चीज को रखने की जगह नहीं है, तो वो उसे सुरक्षित स्थान पर रख सकता है और फिर उसके माध्यम से जो प्रपत्र प्राप्त करता है उसकी ट्रेडिंग कर सकता है, उस ट्रेडिंग के माध्यम से भी पैसे कमा सकता है। भविष्य में जो भी चीज इसने बेची है, कहीं पर रखवाई है, उसको खरीद भी सकता है और मार्केट में ले जाकर के इसको बेच भी सकता है। इसी को हम कह देते हैं कमोडिटी ट्रेडिंग और इसके माध्यम से व्यापारी अपने व्यापार को बढ़ा भी सकता है, अपने प्रॉफिट को बढ़ा भी सकता है, अपनी आर्थिक स्थिति को और बेहतर कर सकता है। अब इन सभी टॉपिक से संबंधित एक एक प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। पहला प्रश्न है पार्टिसिपेटरी नोट्स यानी पी नोट्स का क्या उद्देश्य है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए, विदेशी निवेशकों को भारतीय बाजार में निवेश करने का अवसर देना।
बी ऑप्शन है भारतीय कंपनियों को विदेशों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना। सी ऑप्शन है भारतीय सरकार द्वारा विदेशी निवेशकों पर टैक्स लगाना। और डी ऑप्शन है भारतीय निवेशकों को विदेशी बाजार में निवेश करने का अवसर प्रदान करना। प्रश्न 2 है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था? आपके सामने ऑप्शन है 12 अप्रैल 1992, 1 जनवरी 1990, 15 अगस्त 1995 या 10 जून 1993। तीसरा प्रश्न है, माफ कीजिएगा, तीसरा प्रश्न आपके सामने ये होना चाहिए कमोडिटी ट्रेडिंग का। कमोडिटी ट्रेडिंग को किस संस्था द्वारा विनियमित किया जाता है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, बी ऑप्शन है फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, सी ऑप्शन है फ्यूचर मार्केट कमीशन और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देने हैं और साथ ही हमारे होली ऑफर को भी विशेष तौर से ध्यान में रखिएगा जो कि 5 मार्च से 12 मार्च तक है और आपको दृष्टि लर्निंग ऐप पर उपलब्ध सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 60% की छूट प्रदान करता है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर भी आप उस छूट का लाभ उठा सकते हैं। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।